हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चैप्टर वाइज, जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक में से चैप्टर 19 यूनिट 6 आर्थिक प्रशासन। आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। इस विषय पर डिमॉक का मानना है कि यदि स्वायत्तता तथा लोचशीलता की दिशा में संगठन के इस प्रारूप के आधार पर चल रहे उद्योगों के ढांचे तथा पद्धतियों में सुधार कर दिए जाए तो सार्वजनिक निगमों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसलिए ये सुझाव दिया जाता है कि विभागीय संगठनों के नियमों, प्रक्रियाओं, नियंत्रण पद्धतियों तथा कठोरता में सुधार किया जाए ताकि यह संगठन की व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा कर सके। इस पर A.D. गोरवाला का विचार है कि विभागीय पद्धतियों का सहारा तो अपवाद स्वरूप ही लिया जाना चाहिए, यह सामान्य नियम के रूप में नहीं। ऐसे क्षेत्र जहां यह अपरिहार्य समझा जाए वहां सावधानी से अलग किए जाएं, परिभाषित किए जाएं तथा इनकी संख्या कम से कम रखी जाए। यह समिति का सुझाव था कि सुरक्षा से संबंधित उद्योगों तथा वित्तीय नियंत्रण हेतु स्थापित उद्योगों को इसी प्रारूप के आधार पर चलाया जाना चाहिए। सार्वजनिक अथवा लोक सरकारी निगम। सार्वजनिक प्रतिष्ठान के रूप में सार्वजनिक निगम 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ। इस विषय पर W.A. रॉबसन ने कहा है कि सार्वजनिक निगम सरकारी संस्थानों के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण खोज है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार लोक निगम सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकारी स्वामित्व, लोक उत्तरदायित्व तथा व्यापार प्रबंध का संयोजन है। ऑनेस्ट डेविड के अनुसार लोक निगम पृथक अस्तित्व रखने वाले ऐसे संगठन हैं जो किसी के विरुद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा इनके विरुद्ध अन्य कोई मुकदमा कर सकता है, या ये संगठन है अपनी वित्तीय व्यवस्था के बावजूद जवाबदेह होते हैं। लोक निगमों की स्थापना केंद्रीय या राज्य व्यवस्थापिका के द्वारा पारित अधिनियम के अनुसार होती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा राज्य व्यापार निगम इत्यादि ऐसे लोक निगम हैं जिनकी स्थापना संसद के द्वारा पारित कानूनों के द्वारा की गई है। लोक निगम सरकारी पूंजी से अंश रहित या अंश सहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। लोक निगम की विशेषताएं। रंगून सेमिनार के अनुसार निम्नलिखित लोक निगम की विशेषताएं निम्न है। फर्स्ट, राज्य का इस पर पूर्ण स्वामित्व होता है। सेकंड, इसका निर्माण विधि द्वारा अथवा उसके परिणाम स्वरूप होता है। विधि द्वारा उसमें शक्तियों, कर्तव्य एवं उन्मुक्तियों और प्रबंधकीय स्वरूप उनके विभागों एवं मंत्रालयों से उसके संबंधों को निश्चित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है साफ ये कि निकाय के रूप में विधिक कार्यों की दृष्टि से यह अलग इकाई होती है जिसके विरुद्ध मुकदमे दायर किए जा सकते हैं या जो मुकदमा दायर कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है सार्वजनिक संबंध से संबंधित जो विविध नियम व प्रबंधकीय कानून होते हैं उनके नियंत्रण से लोक निगम सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है वित्तीय दृष्टिकोण से लोक निगम सामान्यतः स्वतंत्र होते हैं। सिक्स पॉइंट है लोक निगमों के अधिकांश कर्मचारी लोक सेवक के सदस्य नहीं होते। उनकी भर्ती एवं पारिश्रमिक का निर्धारण निगम द्वारा किया जाता है। 7 पॉइंट है बजट, लेखांकन एवं लेखा परीक्षण संबंधी कानूनों एवं प्रणालियों के अनुगमन से जिनका पालन विविध सरकारी विभागों द्वारा होता है। लोक निगमों के उद्देश्य। स्थापना के समय इसके मुख्य 4 उद्देश्य रहते हैं। स्थापना के समय इसके मुख्य 4 उद्देश्य रहते हैं। कौन से? फर्स्ट है
सरकार की किसी नीति या लक्ष्य की पूर्ति हेतु विशेष प्रयास करना। सेकंड, वित्त तथा ऋण सुविधाओं तथा आर्थिक क्रियाओं का विस्तार करना। थर्ड, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को विकसित करना। फोर्थ, किसी औद्योगिक तथा व्यापारिक संगठनों का प्रबंध एवं संचालन करना। लोक निगमों के लाभ एवं दोष। लोक निगमों के लाभ एवं दोष निम्नलिखित है। लाभ, फर्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता रहने के कारण लोक निगम जल्दी निर्णय ले लेते हैं। सेकंड, लोक निगमों में कार्यकुशलता एवं मितव्ययिता पाई जाती है। थर्ड, सरकार के आर्थिक कार्यक्रम इनकी कुशलता से पूरे किए जा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है यह पक्षपात की भावना से मुक्त होता है। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी नियंत्रण से मुक्त होने के कारण कार्यकुशलता में वृद्धि होती है तथा वित्तीय लोचशीलता पाई जाती है। सिक्स पॉइंट है आवश्यकता पड़ने पर लोक निगम अपनी पूंजी का प्रयोग कर सकते हैं। सेवन पॉइंट है ये किसी सरकारी विभाग की सार्वजनिक जिम्मेदारी के साथ किसी निजी उद्यम की वाणिज्यिक दक्षता को अच्छे तरीके से जोड़ता है। दोष क्या है? फर्स्ट पॉइंट है ये दिन प्रतिदिन के प्रशासन नीतिगत मामलों के मध्य भेद को स्पष्ट करने में सक्षम है। सेकंड पॉइंट है ये बदलते समय की अपेक्षाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है एवं इसके प्रावधान कठोर है। थर्ड पॉइंट है निगमों को मंत्रालय अपनी शाखाओं की तरह देखते हैं या यही मानकर इनको आदेश देते हैं एवं निर्देशित करते हैं। फोर्थ पॉइंट है विद्वानों का मानना है कि लोक निगम निजी एवं सरकारी क्षेत्रों के गुणों के बजाय दोनों के अवगुणों से युक्त हो गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है तकनीकी वस्तुओं एवं विशेषज्ञों के अभाव में लोक निगम के निर्देशक मंडल सही निर्णय नहीं ले पाते। यद्यपि मध्य एवं निम्न स्तर पर तकनीकी लोग होते हैं परंतु उनकी सत्ता कम होती है। सरकारी कंपनियां, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन। भारत में सरकारी कंपनी संगठन का वह रूप है जिसका औद्योगिक एवं वाणिज्यिक लोक उद्यमों के प्रबंधन में सबसे अधिक प्रयोग होता है। भारतीय कंपनी वर्ष 1956 के अधिनियम के द्वारा पंजीकृत होती है। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसमें केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार का 51% का हिस्सा होता है। कितने परसेंट का? 51% का। ऐसी कंपनियों पर पूर्ण रूपेण सरकार का स्वामित्व होता है। कंपनी प्रारूप के औचित्य को स्पष्ट कराते हुए एस खेड़ा ने निम्न कारण बताए हैं। कौन से कारण है? फर्स्ट पॉइंट है कंपनी प्रारूप में लोक उपक्रमों को पर्याप्त स्वायत्तता तथा लोचशीलता प्राप्त होती है। सेकंड, ये उपक्रम अपना अलग अस्तित्व बनाए रखने के लिए कंपनी प्रारूप ही अपनाती है। कंपनी प्रारूप में ही अलग व्यावसायिक अस्तित्व बना रह सकता है। थर्ड पॉइंट है कंपनी प्रारूप में गैर सरकारी व्यक्तियों से प्रबंधन में सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है पृथक तथा स्वतंत्र अस्तित्व के कारण कंपनी के प्रबंधक व्यावसायिक सिद्धांतों एवं मान्यताओं का पालन करने में सफल होते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सरकारी कंपनियों पर कंपनी अधिनियम लागू होने से वैधानिक अनुशासन बना रहता है। भारत की महारत्न एवं नवरत्न कंपनियां, कौन सी महारत्न कंपनियां हैं? भारत की महारत्न एवं नवरत्न कंपनियां निम्नलिखित है। 8 महारत्न कंपनियां हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट है भारतीय तेल निगम लिमिटेड IOC। सेकंड है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ITPC। थर्ड है तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC। फोर्थ है भारतीय इस्पात प्राधिकरण निगम SAIL। फिफ्थ पॉइंट है कोल इंडिया लिमिटेड CIL। सिक्स पॉइंट है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL। 7 पॉइंट है भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड GAIL। 8 पॉइंट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL। ये 8 जो है महारत्न कंपनी है। अब नवरत्न कितनी कंपनी है? 16। कौन सी है? फर्स्ट
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल, BEL। सेकंड है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोर। थर्ड है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, EIL। फोर्थ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। फिफ्थ पॉइंट है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL। सिक्स पॉइंट है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड, NBCCL। सेवन पॉइंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL। एट पॉइंट है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, PGCIL। नाइन पॉइंट है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, NMDC। 10 पॉइंट है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, REC। 11 पॉइंट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, NALCO। 12 है राष्ट्रीय इस्पात निगम, RINL। 13 है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, PFC। 14 है भारतीय नौवहन निगम, SCI। 15 है ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL। और 16 है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, NLC। ये 16 जो है नवरत्न कंपनियां हैं। सरकारी कंपनियों के प्रकार, SS खेड़ा ने सरकारी कंपनियों को निम्न 8 भागों में बांटा है। कौन से? फर्स्ट है पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी। जो कंपनी केंद्र एवं राज्य के पूर्ण स्वामित्व में हो वह पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी कहलाती है। जैसे फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सभी अंश केंद्र सरकार का, इसका तथा इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड केंद्र एवं ओडिशा सरकार आदि। सेकंड पॉइंट है सरकार एवं विदेशी पक्षों के मध्य साझेदारी वाली कंपनी में, जिस कंपनी में भारत एवं विदेशी कंपनी के अंश सम्मिलित हो, जैसे लुब्रिजोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार तथा अमेरिकन कंपनी आदि। थर्ड पॉइंट है सरकार एवं भारतीय पक्षों के बीच साझेदारी। इसमें सरकार तथा अन्य निजी कंपनी के साथ सहमति होती है, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारत सरकार तथा सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी की साझेदारी है। वर्ष 1952 में बनी यह कंपनी पूर्णतः सरकारी स्वामित्व वाली है। फोर्थ पॉइंट है अंतर्राज्यीय स्वामित्व वाली कंपनी। इसमें केंद्र तथा राज्य या 2 राज्यों से अधिक संयुक्त पूंजी लगी हो, जैसे नाथपा झाकरी पावर निगम लिमिटेड में केंद्र तथा हिमाचल सरकार की पूंजी लगी है। फिफ्थ पॉइंट है बहुउद्देशीय कंपनी। जो कंपनी कई प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड। सिक्स पॉइंट है बहु परियोजना कंपनी। जो कंपनी एक साथ कई प्रकार की परियोजनाएं संचालित करती है, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। 7 पॉइंट है व्यापारिक कंपनी। जो कंपनी व्यापार संबंधी गतिविधियां चलाती हों, जैसे खनिज एवं धातु व्यापार निगम लिमिटेड। 8 पॉइंट है विकास कंपनी। विकास कार्यों को बढ़ावा देने वाली सरकारी कंपनी इसमें सम्मिलित होती है, जैसे राष्ट्रीय शोध विकास निगम लिमिटेड। सरकारी कंपनी की विशेषताएं। प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी कंपनी की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या विशेषता है? सरकारी कंपनी को कम से कम 51% हिस्सा होता है। जो सरकारी कंपनी का होता है कितना परसेंट होता है? 51%, 51% या अधिकतम हिस्सा भी हो सकता है। ये पूर्णतः हिस्सा सरकारी कंपनी का हो सकता है। सेकंड है कंपनी कानून के अंतर्गत निर्मित ये लोक उपक्रम भी एक व्यक्ति का या संस्था में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त निकाय होते हैं। थर्ड पॉइंट है निर्देशक मंडल के सभी अथवा अधिकांश सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। निजी सदस्यों की संख्या पूंजी के आधार पर निर्भर करती है। फोर्थ पॉइंट है इनके लिए धन की आवश्यकता सरकार द्वारा एवं कुछ मामलों में निजी शेयरधारकों या उत्पादित माल की बिक्री अथवा
सेवा से होने वाले आय से प्राप्त होता है। 5th पॉइंट है कार्यपालिका के आदेश से सरकारी कंपनी की स्थापना की जाती है। 6 पॉइंट है उच्च कार्मिकों को छोड़कर अधिकतर कर्मी कंपनी के स्वयं होते हैं और कंपनी इस संबंध में नियम बनाने को स्वतंत्र होती है। 7 पॉइंट है प्राय सरकारी कंपनियां बजट, कार्मिक तंत्र, लेखांकन, अंकेक्षण इत्यादि के क्रम में सरकारी विभागों की तुलना में स्वतंत्र रहती है। किसी भी लोक उपक्रम की स्थापना किस प्रकार की जाए इससे बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ता, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष नीतियों के निर्धारण तथा कार्मिकों की प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के स्वरूप की उपयुक्तता की जांच विविध समितियों एवं आयोगों द्वारा की गई है। इस विषय में निम्न बातें ध्यान देनी चाहिए। कौन सी बातें ध्यान देनी चाहिए? फर्स्ट पॉइंट है पंचवर्षीय योजना से संबंधित प्रलेख में सरकारी कंपनी के स्वरूप को अपनाने का समर्थन किया गया है। सेकंड पॉइंट है लोकसभा से संबंध प्राक्कलन समिति 1960 ने लोक उद्यमों को संगठित करने के लिए सार्वजनिक निगम के स्वरूप के पक्ष में अनुशंसा की। थर्ड पॉइंट है अनुमान समिति का मानना था कि कंपनी प्रारूप तब अपनाना चाहिए जब सरकार किसी उपक्रम को आपात स्थितियों में ले रही हो तथा ऐसी कोई उपक्रम स्थापित करना हो जो अत्यंत निजी क्षेत्र को देना हो। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी सार्वजनिक उद्यमों को संगठित करने में सामान्यतः सार्वजनिक निगम को अपनाने का फैसला किया था। L.D. गोरवाला का मानना था कि जिन लोक उपक्रमों का स्वभाव अथवा कार्य प्राकृतिक व्यावसायिक हो वहाँ पर संयुक्त स्कंध कंपनी प्रारूप अधिक उपयुक्त होता है। भारत में लोक उपक्रमों के प्रबंधन तथा समस्याएं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक उपक्रमों का एक प्रमुख स्थान है, किंतु भारतीय लोक उपक्रम प्रबंधन तथा उससे संबंधित कुछ समस्याएं भी है, जैसे उपक्रम घाटा, अकुशलता एवं अनुशासनहीनता इत्यादि। लोक उपक्रमों की प्रबंधन की समस्याएं निम्न है। कौन सी समस्या है? राजनीतिक हस्तक्षेप। लोक उपक्रमों को सामान्यतः प्रशासनिक संगठनों से अलग अस्तित्व इसलिए प्रदान किया जाता है कि वे राजनीतिक एवं प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे, परंतु स्थिति बिल्कुल विपरीत है। यहाँ मंत्रालय का प्रभारी मंत्री तथा लोक उपक्रम के अधिकारी आंतरिक प्रशासन में किसी न किसी रूप से हस्तक्षेप करते रहते हैं। निम्न स्तरीय कार्य कुशलता। लोक उपक्रमों को कुशलता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पादन के नजरिए से निम्न स्तरीय माना जाता है। इसमें सरकारी पूंजी लगी होती है, इसलिए इनमें यह अपेक्षा की जाती है जो सरकार ने कल्याणार्थ निरूपित की है यह उपक्रम उसमें सफल नहीं हो रहे हैं। लगभग 40% उपक्रम ऐसे भी हैं जो दशकों से घाटे में चल रहे हैं। यही कारण है कि सरकार मजबूर होकर इनका निजीकरण कर रही है। प्रबंधन प्रारूप की समस्या। लोक उपक्रमों के प्रबंधन मंडलों में पद स्थापित बहुत से राजनेता, प्रशासनिक अधिकारी, वाणिज्य, व्यापार एवं उद्योग जैसे तकनीकी विषयों के विशेषज्ञ नहीं होते। लोक उपक्रमों के स्वरूप तथा संचालन मंडल के क्रम में ये प्रश्न हमेशा विद्यमान रहता है। कौन से प्रश्न है? फर्स्ट है संचालन मंडल में राजनेता शामिल हो अथवा विशेषज्ञ, सरकारी सदस्य, आयु कितनी हो, कार्यकाल का समय क्या हो, पूर्णकालिक हो अथवा अंशकालिक हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कितनी शक्तियां संचालन मंडल को दी जाए। थर्ड क्वेश्चन है मंत्री को लोक उपक्रम का अध्यक्ष बनाया जाए अथवा नहीं। फोर्थ पॉइंट है लोक उपक्रम किस संगठनात्मक रूप में हो। फिफ्थ पॉइंट है प्रबंधकीय पदों पर सामान्यों की नियुक्ति की जाए अथवा विशेषज्ञों की। ये क्वेश्चन बने ही रहते हैं।
स्वायत्तता बनाम जवाबदेही। अधिक स्वतंत्रता प्राप्त संगठन अपने दिन प्रतिदिन आंतरिक प्रशासन को अपनी इच्छानुसार संचालित कर सकते हैं। लोक उपक्रमों को विधायिका तथा कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाता है तो इसे स्वायत्तता का हनन माना जाता है। अंकेक्षण। भारत में उद्योगों के औचित्य अंकेक्षण, कुशलता अंकेक्षण, संचालन अंकेक्षण इत्यादि का काफ़ी महत्व है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक तथा लोक उपक्रमों पर संसदीय समिति इनका अंकेक्षण करती है, तथापि सभी उद्योगों को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अंकेक्षण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इतनी जटिल एवं विस्तृत है कि अधिकांश उद्योग अंकेक्षण प्रक्रियाओं से कतराते हैं। इसके अलावा अंकेक्षण में उपक्रमों के संचालन से संबंधित सभी परिस्थितियों का ध्यान भी नहीं रखा जाता। अकुशल अंकेक्षण अथवा अकुशल अंकेक्षण व्यवस्था से इन उपक्रमों का मनोबल व निष्पादन प्रभावी होता है। अन्य कारण: कमजोर वित्तीय स्थिति, अपर्याप्त जनसंपर्क, कार्मिक प्रबंधन की समस्या, लोचशीलता का अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, नवप्रवर्तन अथवा नवाचार की कमी, निर्णय लेने में विलंब, श्रम अशांति, प्रेरणा का अभाव इत्यादि भी इन उपक्रमों के समक्ष मौजूद मुख्य समस्याएं हैं। लोक उपक्रमों पर नियंत्रण। लोक उपक्रम स्वामित्व के अंतर्गत संचालित उपक्रम होते हैं जिनमें वास्तविक पूंजी जनता की होती है, अतः जनता द्वारा प्राप्त धन का सही उपयोग सुनिश्चित करना एक संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण है। लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने के लिए लोक उपक्रमों पर नियंत्रण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। लोक उपक्रमों में अनुशासित, व्यवस्थित, कार्यकुशल तथा प्रभावी संचालन की कार्यप्रणाली बनाए रखने हेतु भी लोक उपक्रमों पर पर्याप्त नियंत्रण आवश्यक है। लोक उपक्रम पर नियंत्रण के लिए निम्नलिखित तकनीकें हैं। कौन सी तकनीकें? फर्स्ट है संसदीय नियंत्रण। लोक उपक्रमों का संसदीय नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य जनता के पैसे को सदुपयोगी बनाना है। उपक्रमों की नीति निर्धारित करवाना, संसाधनों के उचित दोहन को सुनिश्चित करना, भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं पर रोक लगाना, उपक्रमों का कार्य निष्पादन मूल्यांकन करना, सभी हितधारकों के हितों की रक्षा करना, उपक्रमों की जवाबदेहिता सुनिश्चित करना व सुधारात्मक उपायों को लागू करना इत्यादि है। सेकंड पॉइंट है न्यायिक नियंत्रण। किसी लोक उपक्रम द्वारा मनमाने ढंग से व्यवहार करने, व्यक्ति के विधि सम्मत बातों का उल्लंघन करने की स्थिति में न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। न्यायपालिका निम्न माध्यमों से नियंत्रण करती है। थर्ड पॉइंट है नियंत्रण के सामान्य साधन। इसके तहत प्रशासनिक कार्यों तथा निर्णयों की न्यायिक समीक्षा के द्वारा सरकार के विरुद्ध अभियोग, प्रत्यायोजित विधान की वैधानिकता की जांच, कार्यपालिका के कानून नियमों को अवैध घोषित करके लोक उपक्रमों पर नियंत्रण करती है। फोर्थ पॉइंट है विशेष साधन या संवैधानिक उपचार। इसके तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय विशेष रीट यानी बंदी, प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, परमादेश, उत्प्रेक्षण लेख, अधिकार परीक्षा जारी कर सकती है। फिफ्थ पॉइंट है कार्यपालिका नियंत्रण। लोक उपक्रमों पर कार्यपालिका नियंत्रण की सर्वाधिक लोकप्रिय, उपयोगी तथा व्यावहारिक विधि मानी जाती है। यह उपक्रमों पर वास्तविक नियंत्रण लगाती है। कार्यपालिका द्वारा लोक उपक्रमों के प्रशासनिक व वित्तीय पक्षों पर नियंत्रण किया जाता है। 6 पॉइंट है अंकेक्षणीय नियंत्रण। लोक उपक्रमों के संचालन ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका उपक्रम में कोई प्रत्यक्ष हित नहीं होता, अतः वित्तीय कोषों के दुरुपयोग की भावना बढ़ जाती है, अतः अंकेक्षण कार्य करवाना आवश्यक हो जाता है। संविधान के अनुच्छेद 149 के तहत पूर्णतः
या अधिकांशतः सरकारी कोषों से संचालित होने वाले संगठनों तथा उपक्रमों का अंकेक्षण, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक करेगा। इसके अतिरिक्त किसी लोक उपक्रम अंकेक्षण की क्या व्यवस्था होगी, इसका निर्धारण उस उपक्रम की स्थापना के समय बनने वाले अधिनियम तथा अंतर नियमों के दस्तावेज में कर दी जाती है। अन्य साधन लोक क्या है? अन्य साधन इसके अंतर्गत दबाव समूह, मीडिया, श्रम संघों आदि की महत्वपूर्ण भूमिका है। नागरिक चार्टर के द्वारा भी इन उपक्रमों की जवाबदेहिता बढ़ी है। अतः स्पष्ट है कि लोक उपक्रमों में धन जनता का ही होता है। इस धन का उचित उपयोग करना आवश्यक है। उपक्रमों को उचित नियंत्रण में रखना आवश्यक है। लोक उपक्रमों की जवाबदेही तथा स्वायत्तता किसी भी संगठन के अनुशासित व लक्ष्य केंद्रित अनुशासन के साथ साथ प्रभावशीलता, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना आवश्यक होता है। जवाबदेह होने का अर्थ है कि पूरे किए गए या न किए गए कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी होना। कोई लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता का अर्थ सरकार द्वारा जनता के समक्ष साधनों के उपयोग का हिस्सा देने से है। अतः लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाती है। लोक उपक्रम की जवाबदेहिता के उद्देश्य व आवश्यकता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। किस प्रकार? फर्स्ट पॉइंट है वैधानिक दायरे में रहकर उपक्रम की क्रियाओं में कुशलता तथा मितव्ययिता लाना। सेकंड पॉइंट है उपभोक्ता तथा जनता के हितों की रक्षा करना। थर्ड पॉइंट है लोक उपक्रमों का लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्त के क्रम में प्राप्त की गई सफलता को मापना। फोर्थ पॉइंट है अक्षमताओं व अनियमितताओं पर नियंत्रण। फिफ्थ पॉइंट है विभिन्न कार्यक्रमों तथा इकाइयों में समन्वय स्थापित करना। सिक्स पॉइंट है प्रतिस्पर्धा के युग में लोक उपक्रमों को स्वावलंबी बनाना। जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि उद्देश्यों, नीतियों, कार्यों, अधिकारों को पूर्णतः स्पष्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त जवाबदेहिता के साथ स्वायत्तता भी दी जानी चाहिए। स्वायत्तता से आशय किसी समिति क्षेत्र में संचालन या कार्य करने की उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतंत्रता से है। इससे तात्पर्य आंतरिक प्रबंधन की एक ऐसी स्वतंत्रता है जो सरकारी अधिकारियों के दबाव से मुक्त रहते हुए राज्य द्वारा अपनाए गए सामाजिक उद्देश्यों के अधीन होती है। बिना स्वायत्तता के अधिकारी कार्यों का संपादन विवेकपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। इनको निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। किस प्रकार? फर्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक प्रकृति के संगठनों की सफलता हेतु स्वतंत्र व लोचशीलता आवश्यकता। सेकंड है स्वायत्तता से निर्णय कार्य कुशलता तथा मनोबल में वृद्धि होती है। थर्ड पॉइंट है संसाधनों का अधिकतम सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु। फोर्थ पॉइंट है दैनंदिन कार्यों के निर्बाध गति से संचालन हेतु। फिफ्थ पॉइंट है संगठनों के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यूह रचना बनाने तथा उसे लागू करने की स्वतंत्रता हेतु। सिक्स पॉइंट है वस्तुओं या सेवाओं के श्रेष्ठ निष्पादन तथा नियंत्रण के बीच स्वायत्तता आवश्यक है। वस्तुतः जवाबदेहिता का वास्तविक निर्वहन तभी संभव है जब किसी उपक्रम को निर्णय लेने की स्वायत्तता दी जाए। स्वायत्तता विकेंद्रीकरण तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का पर्याय है जो आज के समय की आवश्यकता है। लोक उपक्रमों के नियंत्रण व स्वायत्तता के संदर्भ में उभरते मुद्दे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के साथ साथ नवीन लोक प्रबंधन संबंधी अवधारणाओं के उदय ने लोक उपक्रमों को अधिक
कार्यकारी स्वायत्तता प्रदान की है जिससे वे उभरती प्रतिस्पर्धी का सामना कर सके और प्रतिस्पर्धापूर्ण व्यापारिक परिवेश में भी गुणवत्ता युक्त वस्तुओं व सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति कर सके। वहीं दूसरी ओर इन परिवेशों में लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता भी इस प्रकार से बढ़ी है, जैसे विनिवेशीकरण से निवेशकों के प्रति जवाबदेही, छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा, वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप उभरती अंतर्राष्ट्रीय जवाबदेही, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अवधारणा के उदय के बाद सामाजिक जवाबदेही। इसी प्रकार लोकपाल, सिटीजन चार्टर, प्रभावशाली लेख परीक्षण, श्रम संघों की जवाबदेहिता में वृद्धि की है। लोक उपक्रमों की स्वायत्तता देने की सिफारिश कृष्ण मेनन समिति, गोरवाला समिति और अनुमान समितियों ने भारत के संदर्भ में इस प्रकार की है। किस प्रकार? फर्स्ट पॉइंट है, लोक उपक्रमों की नीति व कार्यकरण पर बनी अर्जुन सेन गुप्ता समिति की सिफारिशों पर 20 करोड़ की वर्ष 1988 से निवेश करने की छूट या स्वतंत्रता दी गई थी। सेकंड पॉइंट है, नई आर्थिक नीति के पश्चात पूर्व में दिए गए निर्देशों में भारी छूट। थर्ड पॉइंट है, निश्चित स्तर के पदों का सृजन तथा नियुक्ति की स्वायत्तता। फोर्थ पॉइंट है, वेतन श्रृंखला निर्धारित करने की स्वायत्तता। फिफ्थ पॉइंट है, रोजमर्रा के कार्यों के संबंध में वित्तीय निर्णय संबंधी स्वायत्तता। सिक्स पॉइंट है, निर्धारित सीमा के भीतर विदेशी मुद्रा संबंधी अनुबंध करने की स्वायत्तता। सेवन पॉइंट है, आयात निर्यात पूंजी निगम नियंत्रण के लिए सरकारी अधिकारियों से संपर्क की स्वायत्तता। लास्ट पॉइंट है, शहरी क्षेत्रों में आवासीय सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए पूंजी निवेश की स्वतंत्रता। लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता। एस खेड़ा ने लोक उपक्रमों की जवाबदेहिता के लिए निम्न बिंदु वर्णित किए। फर्स्ट है, जवाबदेहिता एक बहुमार्गी एवं आयामी प्रक्रिया है। संगठन का प्रत्येक कार्मिक जवाबदेह होता है। सेकंड पॉइंट है, जवाबदेहिता का निष्पादन निरीक्षणकर्ताओं की अपेक्षा कार्यकर्ताओं पर अधिक निर्भर करता है। थर्ड पॉइंट है, जवाबदेहिता व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता है जो उसमें नैतिक बल, अनुभव, पद तथा ज्ञान से प्रभावित होती है। फोर्थ पॉइंट है, लेखों का हिसाब रखने की प्रणालियों जवाबदेही जवाबदेही को अविभाज्य संतुष्टि व मनोबल के रूप में समझा जाना चाहिए। जवाबदेहिता के लिए पर्याप्त सूचना तथा अभिलेखों की आवश्यकता होती है। जवाबदेहिता एक गुणवत्ता नियंत्रण की प्रक्रिया है। व्यक्ति की क्षमताओं से जवाबदेहिता भी सीमित हो जाती है। लोक उपक्रम चयन मंडल के पूर्व अध्यक्ष एन विक्टल की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसने 10 दिसंबर 1997 को अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की। लोक उपक्रमों को लोचशील तथा स्वायत्त बनाने की दृष्टि से यह रिपोर्ट मील का पत्थर माना जाता है। आपसी समझौता प्रणाली, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU, लोक उपक्रमों में जवाबदेहिता तथा स्वायत्तता के मध्य समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए आपसी सहमति प्रणाली लागू की गई है। वर्ष 1984 से 1985 में लोक उपक्रमों की
नीति तथा कार्यक्रम पर बनी अर्जुन सेन गुप्ता समिति की सिफारिशों पर यह प्रणाली वर्ष 1987 से 88 से शुरू हुई। यह लोक उपक्रम तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के मध्य एक समझौता है। इसके अंतर्गत लक्ष्यों को प्राप्त करने के संदर्भ में दिशा निर्देश तथा मार्गदर्शन रखा जाता है। इसमें वित्तीय तथा गैर वित्तीय दोनों तरह के निष्पादन मुद्दे शामिल किए जाते हैं। उद्देश्य पर आधारित यह प्रणाली स्वायत्तता तथा जवाबदेहिता को निश्चित करती है तथा प्रबंधकीय निष्पादन का मूल्यांकन करती है। इस प्रणाली के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है लोक उपक्रमों में जवाबदेहिता व स्वायत्तता में वृद्धि एवं संतुलन का प्रयास करना। सेकंड पॉइंट है उपक्रमों के लक्ष्यों उद्देश्यों में व्याप्त अस्पष्टता को समाप्त करना। थर्ड पॉइंट है निष्पादन मूल्यांकन व्यवस्था का निर्माण तथा निष्पादन प्रेरित व्यवस्था की शुरुआत करना। निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करने तथा लोक उपक्रमों को घाटे से उबारने के क्रम में यह पद्धति बहुत कारगर सिद्ध हुई है। यद्यपि कुछ मामलों में इसे लागू करने के संदर्भ में कई चुनौतियां सामने आई हैं, जैसे लोक उपक्रमों एवं मंत्रालयों की स्थिति में अंतर होना, शीर्ष नियुक्तियों में राजनैतिक हस्तक्षेप, लोक उपक्रमों के निष्पादन मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान इन उपक्रमों के व्यावहारिक वातावरण का पूर्णतः ध्यान में न रखा जाना, कंपनियों की लोक नीति के संदर्भ में अस्पष्टता बने रहना, सक्षमता निर्माण में कमियां आदि के कारण समझौता प्रणाली प्रभावशील भूमिका नहीं निभा सकी है। यदि लोक उपक्रमों की कार्यकुशलता में सुधार लाने तथा इसको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में यह प्रणाली एक महत्वपूर्ण पहल है तथा इस संबंध में विद्यमान चुनौतियों को समाप्त करने की दिशा में पहल कर, जैसे निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली अधिक बेहतर व व्यापक बनाकर, लोक उपक्रमों में प्रशिक्षण एवं सक्षमता निर्माण करके, राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करके इन उपक्रमों को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। लोक उपक्रम समिति लोक उपक्रमों के कार्यक्रम तथा वित्तीय प्रक्रियाओं पर संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए वर्ष 1953 में एक निर्दलीय सदस्य लंका सुंदरम ने लोकसभा में यह मांग उठाई कि लोक उपक्रमों पर नियंत्रण हेतु एक समिति का गठन किया जाए, जिससे लोक उपक्रमों पर नियंत्रण के मंत्रियों के नियंत्रण, संसद के अधिकार, आम व्यक्तियों के धन का सुनिश्चित प्रयोग किया जा सके। इस मांग पर जांच करने के लिए V.K. कृष्ण मेनन समिति का गठन किया गया, जिसने लोक उपक्रमों पर समिति के गठन की अनुशंसा के बाद यह सुझाव दिया कि लोक उपक्रम पर सर्वोच्च प्रबंध मंडल के रूप में कार्य नहीं करे। इसके बाद 1 मई 1964 को एक समिति अस्तित्व में आई। शुरू में इसमें 15 सदस्य थे, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से। इसकी संख्या वर्ष 1974 में बढ़ा दी गई। MOU प्रणाली में क्रियाविधि व निष्पादन मूल्यांकन। लोक उपक्रम अपना प्रस्ताव तैयार करके लोक उपक्रम विभाग को देते हैं, जहां इसकी आपसी समझौता प्रणाली के अंतर्गत जांच होती है। यह उपक्रम के पूर्व निष्पादन स्थिति, भविष्य की योजनाओं तथा प्रतिस्पर्धी वातावरण को देखकर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार करता है। आपसी समझौता प्रणाली को आगे बढ़ाने के लिए विभाग में एक तथर्थ कार्यबल बना हुआ है, जिसमें सेवानिवृत्ति सचिव, पेशेवर व्यक्ति, मुख्य कार्यपालक, प्रसिद्ध विद्वान तथा प्रबंधन विशेषज्ञ शामिल होते हैं। फरवरी-मार्च में लोक उपक्रम विभाग तथा संबंधित उपक्रम एवं उसके प्रशासनिक मंत्रालय के मध्य वार्ता बैठक होती है। तथर्थ
तथर्थ कार्यबल इसमें तीसरी पार्टी के रूप में परामर्श दे सकती है। वार्ता बैठक में उपक्रम से संबंधित उचित अधिकारी भाग लेते हैं तथा MOU आपसी समझौता प्रणाली को अंतिम रूप देते हैं। लोक उपक्रम द्वारा MOU के दिशा निर्देश सभी लोक उपक्रमों को दिए जाते हैं। लोक उपक्रम विभाग MOU पर कार्यशाला, संगोष्ठी, न्यूज लेटर इत्यादि भी तैयार करता है। किए गए समझौते तथा निर्धारित लक्ष्यों का कच्चा मूल्यांकन मई अथवा जून माह में तथा अक्टूबर व नवंबर माह में अंकेक्षण के आधार पर दूसरा मूल्यांकन होता है। लोक उपक्रम विभाग तथा तथर्थ कार्यबल की स्वीकृति के बाद लोक उपक्रम के मुख्य कार्यपालक तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव के बाद 31 मार्च से पहले MOU पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। समिति का संगठन। लोक उपक्रम पर समिति किसे कोपू कहा जाता है? कोपू कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग में वर्तमान में 22 सदस्य हैं। इसमें लोकसभा से 15 सदस्य तथा राज्यसभा से 7 सदस्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा हर वर्ष चुने जाते हैं। समिति के कार्य। समिति के कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट पॉइंट है लोक उपक्रमों के दैनंदिन प्रशासन पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। सेकंड है किसी विशिष्ट सांविधिक निकाय की स्थिति प्राप्त लोक उपक्रमों के कुछ प्रकरणों की जांच नहीं कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है यह समिति सरकार की मुख्य नीतियों से संबंधित प्रकरणों पर जांच नहीं कर सकती है। फोर्थ पॉइंट है लोक उपक्रमों की स्वायत्तता तथा कार्यदक्षता के संदर्भ में इनमें प्रबंधकीय व्यवहारों का स्वस्थ व्यापारिक व वाणिज्यिक सिद्धांतों के क्रम में प्रशिक्षण करना। फिफ्थ पॉइंट है लोक लेखा समिति तथा अनुमान समिति की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। इनके कार्यों का परीक्षण करना जो लोक उपक्रमों से संबंधित है। वर्तमान में समिति के अंदर लोक उद्यम बढ़ गए हैं। विभागीय लोक उद्योगों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों को छोड़कर सभी लोक उद्योग इसके क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट। विनिवेश का तात्पर्य सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार के स्वामित्व वाले सभी अथवा आंशिक शेयरों को बेचने से है। विनिवेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कुछ शेयरों को निजी हाथों में बेच दिया जाता है। सरकार विनिवेश से प्राप्त धन राशि को अथवा अर्थव्यवस्था के विकास में व्यय करती है। विनिवेश एक निजीकरण में सिर्फ इतना अंतर है कि विनिवेश के बाद भी संबंधित उपक्रम पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंधन तथा नियंत्रण बना रहता है। जब सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी इक्विटी को बेचने की प्रक्रिया शुरू की जाती है तो इसे ही विनिवेश कहते हैं। विनिवेश के द्वारा सरकार धीरे धीरे निजीकरण की ओर बढ़ जाती है। जब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में अपनी इक्विटी 50% से कम कर देती है तो इस विनिवेश का निजीकरण हो जाता है। विनिवेश के उद्देश्य। विनिवेश के मुख्य उद्देश्य उद्यमों की कार्य क्षमता में सुधार करना तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, उत्पादकता में वृद्धि करना तथा लाभ में बढ़ोतरी करना है। प्रोफेसर दांडेकर के अनुसार विनिवेश का प्रमुख उद्देश्य प्रबंध की गुणवत्ता, उद्यम की क्रियान्वयन में सुधार करके सभी क्षेत्रों के उत्पादन में व्यावसायिकता को उत्साहित करना तथा देश की अर्थव्यवस्था का ग्लोबल इकोनॉमी से समन्वय करके उसे विकास की ऊंची दर पर पहुंचाना है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। कौन से उद्देश्य हैं? फर्स्ट पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रमों पर सरकारी व्यय को कम करके राजकोषीय घाटे को कम करना। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की
प्रतिस्पर्धा की शक्ति को बढ़ाना। थर्ड पॉइंट है घाटे वाले सार्वजनिक उपक्रमों में लगे संसाधनों को निकालना तथा सरकार के आर्थिक भार में कमी लाना। फोर्थ पॉइंट है उद्यमीय प्रबंधन को व्यावसायिक व मजबूत बनाना। फिफ्थ पॉइंट है निवेश पर पर्याप्त लाभ करना। सिक्स पॉइंट है अधिक विदेशी पूंजी को निवेश के लिए आकर्षित तथा विदेशी निवेश का कुशलतम प्रयोग करना। 7 पॉइंट है निजी क्षेत्र के उद्यमियों की हिस्सेदारी बढ़ाना। 8 पॉइंट है प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। 9 पॉइंट है उपक्रमों की उत्पादकता में वृद्धि लाना। विनिवेश के लाभ। विनिवेश के मुख्य लाभ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है बीमार उद्योग जिसके चलने से आम आदमी को फायदा नहीं पहुंच रहा उसे बेच अथवा विनिवेश कर देना चाहिए, जिससे उससे होने वाली आमदनी का 3 हिस्सा आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में लगाया जाए तथा शेष 1 हिस्सा उस कंपनी के कर्मचारियों में बांट दिया जाए। सेकंड पॉइंट है सार्वजनिक उपक्रम अधिकतर घाटे में चलते हैं, इनको निजी हाथों में देने से कोई नुकसान नहीं होगा। निजी कंपनियां ज़्यादा संसाधन उगाकर इन्हें तरीके से चलाएगी तथा इससे बजट का घाटा भी कम होगा। थर्ड पॉइंट है प्रबंधकीय प्रणाली में अधिक सुधार लाने के लिए यह बेहतर कदम हो सकता है कि लाभ में चल रहे उपक्रमों में अधिकतम हिस्सेदारी सरकार द्वारा अपने पास रखकर शेष का विनिवेश कर दे। फोर्थ पॉइंट है जिस पैमाने को गरीबी हटाओ अभियान, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं पर लगाया जाना चाहिए, उन पैसों से सार्वजनिक क्षेत्र के बीमार उद्योगों को जिंदा रखने में लगाया जा रहा है। परंतु इन इकाइयों का विनिवेश कर देने से सरकार के पास पैसा आएगा और उन पैसों को बुनियादी ज़रूरतों पर खर्च किया जा सकता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी आदि। विनिवेश की प्रक्रिया। ग्लोबल स्तर पर विनिवेश से कंपनियों का विस्तार होता है और रोजगार सृजन में भी सहायता प्राप्त होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बजट के लिए गैर स्फीतिकारी वित्तीय साधन जुटाना है। वर्ष 1991-92 से सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सरकारी शेयरों की पूंजी विनिवेश की प्रक्रिया शुरू की गई। सरकार ने अब तक 3 विनिवेश प्रक्रिया की विधि का प्रयोग किया। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट है वर्ष 1999-2000 में विनिवेश मुख्यतः छोटे प्लांट्स में अल्प मात्रा में बिक्री के लिए किया गया। सेकेंड पॉइंट है इसके बाद वर्ष 2003-04 तक की अवधि में महत्वपूर्ण बिक्री के तहत विनिवेश पर बल दिया गया। इसका अर्थ यह है कि बहुसंख्यक शेयरों की बिक्री के साथ रणनीति भागीदार को प्रबंधन नियंत्रण हस्तांतरित करना, प्रतिस्पर्धा बोली के जरिए भागीदार का चयन किया जाता था। विनिवेश की इस प्रक्रिया को स्ट्रैटेजिक बिक्री की संज्ञा दी गई। थर्ड पॉइंट है वर्ष 2004-05 के बाद विनिवेश की इक्विटी की अल्प भागीदारी को बिक्री के द्वारा अंजाम दिया गया। 10 दिसंबर 1999 को विनिवेश प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए विनिवेश मंत्रालय की स्थापना की गई। इससे पहले यह कार्य विनिवेश आयोग देखता था। नई विनिवेश नीति 2000 में सार्वजनिक उपक्रमों को 2 वर्गों में बांटा गया। पहले वर्ग में रक्षा, अणुशक्ति तथा रेलवे को रखा गया। इसमें यह कहा गया कि इस पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होगा। दूसरा वर्ग में कुछ चुनिंदा उपक्रमों को धीरे धीरे विनिवेश के माध्यम से निजी हाथों में दिया जाएगा। विनिवेश मंत्रालय को सरकार ने वर्ष 2004 में समाप्त कर दिया और यह स्पष्ट किया कि लाभ पर चलने वाले सार्वजनिक उद्यमों का विनिवेश नहीं किया जाएगा, लेकिन घाटे में चल रही सार्वजनिक इकाइयों के विनिवेश जारी रहेगा। वर्तमान सरकार ने वर्ष 2009 में लाभ में चल रहे इकाइयों का भी आंशिक विनिवेश पर निर्णय लिया है। भारत में विनिवेश कार्यक्रमों का कालक्रम। इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है 2004-05 में विनिवेश कार्यक्रमों का कालक्रम इस प्रकार है। फर्स्ट पॉइंट है
वर्ष 1991-92 में भारत में विनिवेश कार्यक्रम शुरू किया गया। विनिवेश कार्य शुरू होने के बाद 31 दिसंबर 1995 तक सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र में के 50 इकाइयों के आंशिक विनिवेश के द्वारा 1,05,000 करोड़ एकत्रित किए। सरकार ने विनिवेश से वर्ष 1995-96 में 7,000 करोड़ का लक्ष्य रखा, लेकिन सरकार को विनिवेश में मात्र 10,684 करोड़ ही मिले। सेकंड पॉइंट है, यद्यपि सरकार ने 7 अगस्त 1996 को JB रामकृष्णन की अध्यक्षता में एक विनिवेश आयोग का गठन किया। इस आयोग ने विनिवेश कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए, उसमें विद्यमान विसंगतियों को समाप्त करने के लिए तथा विनिवेश के लिए स्थायी नीति के सृजन हेतु किया गया। थर्ड पॉइंट है, विनिवेश आयोग द्वारा 5 से 10 वर्षों के लिए दीर्घकालीन विनिवेश कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, विनिवेश हेतु उपयुक्त विधि का सुझाव देना, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश हेतु प्राथमिकता सूची का निर्धारण करना, सार्वजनिक इकाइयों के लिए वित्तीय सलाहकारों का चयन करना आदि प्रमुख कार्य थे। एक सलाहकारी निकाय जनवरी 1996 में बनाया गया। विनिवेश आयोग 30 नवंबर 1999 को समाप्त हो गया। विनिवेश विभाग केंद्र सरकार द्वारा 10 दिसंबर 1999 को केंद्र में एक नए विभाग के रूप में विनिवेश विभाग का गठन किया गया। अक्टूबर 1999 में मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्वतंत्र रूप से एक नए विभाग के गठन के लिए स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद 10 दिसंबर 1999 को केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का गठन किया। विनिवेश विभाग का कार्य विनिवेश संबंधी नीतियों का सृजन तथा इसके कार्यक्रमों को व्यवस्थित ढंग से संपादित करना है। विनिवेश विभाग को मई 2004 में समाप्त कर दिया गया तथा इसे वित्त मंत्रालय का एक उप विभाग बना दिया गया। विनिवेश आयोग का पुनर्गठन केंद्र सरकार द्वारा 24 जुलाई 2001 को सार्वजनिक उपक्रमों की इक्विटी को कम करने के लिए तथा उसके निजीकरण के बारे में सुझाव देने के लिए एक विनिवेश आयोग का पुनर्गठन हुआ। इसका अध्यक्ष R.A. पाटिल को बना दिया गया। मई 2004 में इस विनिवेश आयोग को समाप्त कर दिया गया। नई आर्थिक नीति 1991 में निजी क्षेत्रों को अधिक महत्व दिया गया। उदारीकरण के दौरान यह प्रक्रिया सामने आई कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान सिर्फ मुनाफे को देखकर कार्य नहीं करते, प्रोफेशनल नहीं होते, इसलिए उनके कार्यों से ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। बाद में फिर यह बात सामने आई कि सरकार का काम कारोबार करना नहीं बल्कि देश चलाना है, इसलिए सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश करके इनको हट जाना चाहिए। इन्हीं सभी बातों के कारण भारत ने विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय निवेश कोष के गठन का निर्णय सरकार ने 27 जनवरी 2005 को लिया, जिसमें लाभ कमाने वाले केंद्रीय सरकारी उद्यमों में केंद्रीय सरकार की अल्पांश शेयरधारिता की बिक्री से प्राप्त राशि को जमा किया जाएगा। संचित कोष से इस निधि का रखरखाव किया जाएगा। कोष से प्राप्त आय का प्रयोग निम्नलिखित वृहत निवेश उद्योगों के लिए किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है, सामाजिक क्षेत्र की उन परियोजनाओं में निवेश को जो स्वास्थ्य, शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा दे। सेकंड पॉइंट है, सरकारी क्षेत्र के उन विशेष लाभप्रद एवं पुनरुद्धार योग्य उद्यमों पूंजी निवेश जो पर्याप्त आय प्राप्त करते हों ताकि विस्तार अथवा विविधीकरण का वित्त पोषण करके उनके पूंजी आधार में वृद्धि की जा सके। राष्ट्रीय निवेश कोष के मुख्य तथ्य। फर्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय निवेश कोष का संग्रह एक स्थायी प्रकृति का रहेगा। सेकंड पॉइंट है, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र को इकाइयों के विनिवेश से प्राप्त आय को राष्ट्रीय निवेश कोष में जमा किया जाएगा।
जिसे भारत की संचित निधि से अलग रखा जाएगा। थर्ड पॉइंट है, कोष से होने वाली वार्षिक आय 75% हिस्सा सामाजिक क्षेत्र के कल्याण के लिए किया जाएगा, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देना। कोष की शेष 25% राशि का प्रयोग लाभप्रद तथा पुनरुद्धार योग्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा, ताकि विस्तार विविधीकरण के वित्त पोषण के लिए उनकी पूंजी को बढ़ाया जा सके। सरकार को स्थायी आय प्रदान करने के लिए संग्रह कम किए बिना कोष के संग्रह की व्यवस्था व्यावसायिक तौर पर की जाएगी। कोष प्रबंध व्यवस्था चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों को सौंपी जाएगी। विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग। विनिवेश से प्राप्त धनराशि का उपयोग को निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, इससे प्राप्त 75% आय का उपयोग सामाजिक क्षेत्र की कुछ चुनिंदा योजनाओं के लिए जो स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा तथा रोजगार को बढ़ावा दे। सेकंड पॉइंट है, इससे प्राप्त 25% आय का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उन लाभप्रद और पुनरुद्धार योग्य उद्यमों की पूंजी निवेश संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो पर्याप्त आय प्रदान करते हैं, ताकि विस्तार अथवा विविधीकरण का वित्त पोषण करके उन्हें उनके पूंजी आधार में वृद्धि की जा सके। यद्यपि वर्ष 2008-9 की वैश्विक मंदी द्वारा उत्पन्न कठिन आर्थिक स्थिति जिससे 11वीं योजना पर कुछ विपरीत प्रभाव पड़ा है, इसी के कारण सरकार ने वर्ष 2009 में यह निर्णय लिया कि अप्रैल 2009 से मार्च 2012 तक 3 वर्षों की अवधि के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश से प्राप्त राशि का उपयोग करने के लिए एक बार की छूट दी जाए, अर्थात इस अवधि के दौरान विनिवेश से प्राप्त धनराशि योजना आयोग द्वारा निर्धारित सामाजिक क्षेत्र के चुनिंदा कार्यक्रमों की पूंजी व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्ण रूप से उपलब्ध होगी, जिसका उपयोग सामाजिक क्षेत्र के निम्नलिखित कार्यक्रमों के अधीन पूंजी व्यय का वित्त पोषण करने के लिए हो रहा है। फर्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सेकंड है, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। थर्ड है, इंदिरा आवास योजना। फोर्थ है, त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम सुधार कार्यक्रम, त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन। विनिवेश एवं निजीकरण। विनिवेश किसी निजी कंपनी के हाथ किया जा सकता है या फिर उसके शेयर पब्लिक में जारी किए जा सकते हैं, परंतु इसका उद्देश्य यही होता है कि कंपनी से सरकार अपने हाथ खींच ले और अपना बाहरी पैसा निकाल ले। निजीकरण में सरकार अपने 51% से अधिक की हिस्सेदारी निजी हाथों में बेच देती है, जबकि विनिवेश की प्रक्रिया में वह अपना आंशिक हिस्सा ही निकालती है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड में भारत सरकार एवं सुजुकी मोटर्स की साझा संपत्ति थी, परंतु अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और अब सुजुकी मोटर्स के पास 51% से ज़्यादा हिस्सेदारी मिल गई और इस तरह से देखा जाए तो मारुति सुजुकी अब निजी कंपनी बन गई है। इस प्रकार निजीकरण का अर्थ है सार्वजनिक क्षेत्र के स्वामित्व का निजी क्षेत्र को हस्तांतरित करना। बारबरा ली तथा जॉन निल्स के अनुसार निजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्र किसी सरकारी उपक्रमों का स्वामी बन जाता है या उनका प्रबंध करता है। विनिवेश से हानि। विनिवेश से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट है, विनिवेश के बाद छटनी होती है तो लोग बेरोजगार हो जाते हैं और इससे कार्य क्षमता बढ़ने की बजाय घटने लगती है। सेकंड पॉइंट है, जब रोजगार समाप्त होगा तो आम नागरिक की क्रय क्षमता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में लघु एवं कुटीर उद्योग तबाह होंगे। थर्ड पॉइंट है,
पूंजीपतियों के पास पूंजी का संकेंद्रण बढ़ता है। फोर्थ पॉइंट है, जिन जिन सरकारी कंपनियों का विनिवेश हो चुका है वहां सामाजिक दायित्वों की कोई महत्ता नहीं दी जाती। फिफ्थ पॉइंट है, विनिवेश प्रक्रिया के घाटे पर शेयर बिक्री। विनिवेश नीति 2016। विनिवेश नीति 2016 का संसद के संयुक्त सत्र के दौरान राष्ट्रपति के संबोधन तथा वित्त मंत्री के बजट भाषण में उल्लेख किया गया है कि नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। फर्स्ट है, सरकारी क्षेत्र की इकाइयां राष्ट्र की निधि है और यह निधि आम जनमानस के हाथों में होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है, विनिवेश करते समय सरकार अधिकांश शेयरधारिता कम से कम 51% और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का प्रबंध न ही नियंत्रण अपने पास रखे। थर्ड पॉइंट है, भारतीय नागरिकों को यह अधिकार है कि वे सरकारी क्षेत्र की कंपनियों में शेयरधारिता के एक हिस्से के शेयरधारक बन सकते हैं। विनिवेश संबंधी दृष्टिकोण। 5 नवंबर 2009 को सरकार ने लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक इकाइयों में विनिवेश करने के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है। कौन सी है? फर्स्ट पॉइंट है, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के पहले से ही सूचीबद्ध लाभ अर्जित करने वाली उपक्रम उनमें सरकार द्वारा बिक्री की पेशकश या केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा शेयरों में के नए निर्गम अथवा दोनों के संयोजन से इस शर्तों का पालन किया जाए। सेकंड पॉइंट है, विनिवेश के सभी मामलों में सरकार कम से कम 51% इक्विटी और प्रबंधन नियंत्रण पर अपने पास बनाए रखेगी। थर्ड पॉइंट है, केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के वे उपक्रम जिनका संचित घाटा नहीं है और जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लाभ कमा रहे हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जाए। फोर्थ पॉइंट है, विनिवेश के सभी मामलों पर मामला आधार पर ही निर्णय लिया जाए। और फिफ्थ पॉइंट है, विनिवेश विभाग संबंधित प्रशासनिक मामलों के परामर्श से केंद्र सरकार क्षेत्र के उद्यमों की पहचान करेगा और जिन मामलों में सरकारी इक्विटी की पेशकश आवश्यक हो ऐसे मामलों में उनके प्रस्ताव सरकार प्रस्तुत करेगी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। चैप्टर 19 समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है। अब हम करेंगे कल चैप्टर 20। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।